नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और अभी हम लोग शाम को 7 बजे वाला जो सेशन है हमारा, वो हम लोग शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मैं सभी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देके हम लोग यहाँ चर्चा शुरू करेंगे। आप लोग आइए और आप लोग अपना अपना मत भी बताइए। हम लोग अग्र संग्रह पे चर्चा कल बहुत बढ़िया हुआ था। आप लोग जो लोग जुड़े थे उन लोगों को भी मालूम है कि बहुत अच्छा हुआ था। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग ना, आप लोग कभी भी देखिएगा, हम लोग हर हर दिन में कुछ नया चीज लेके आते हैं। वही वही चीज नहीं लेके आते हैं कि एक ही चीज पढ़ रहे हैं बोर हो रहे हैं। हर रोज कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं और सब हमारे ग्रंथों में ही है। लेकिन बहुत सारी चीजें रहती है ना जो मतलब किताब खोली नहीं जाती है एग्जाम होने के बाद, लेकिन वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो अभी मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ। मैं 2-3 लोगों को होस्ट बना देता हूँ, ठीक है। अभी 1 मिनट में अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूँ जी। तो अभी हम लोग ये शुरू कर रहे हैं कि अग्र संग्रह हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि एरंड मूल जो रहता है, एरंड मूल जो है वृक्षवातारणम। एरंड मूल जो है वह एरंड का मूल होना चाहिए। ये वृक्ष भी है और वायु को हरने में भी श्रेष्ठ है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आप लोगों ने एरंड मूल का प्रयोग किया है क्या अपने प्रैक्टिस में? मैंने किया है एरंड मुलादी बस्ती, और इससे सच में वृक्ष काम हो जाता है। जो क्लैब्यता वाले पेशेंट आते हैं जिनको अजोस्पर्मिया होता है, या फिर उनको मतलब ये होता है, थकावट बहुत ज्यादा रहती है, वो लोग एक्टिव नहीं रह पाते सेक्सुअली, तो उन लोगों को तो एरंड मुलादी बस्ती का बहुत अच्छा उपयोग रहता है। आप लोगों ने यूज किया है क्या? इनका स्त्रियों में भी यूज करते हैं, तो वंध्यत्व के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है। वायु को भी शमन करता है, और मतलब अलग अलग अवस्थाओं में इसका प्रयोग करके देखा है। किसी ने किया है तो बताइए एरंड मूल का प्रयोग। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। एक है पिपली मूल। पिपली मूल है दीपन पाचन और अनाह प्रशमन है। अनाह का मतलब क्या होता है कि एक तरह से ये अग्निमांद्य और वायु वायु अटका हुआ रहता है, अपान और समान वायु अटका हुआ रहता है, पचता नहीं है खाना और पेट फूल जाता है। और ये पिपली मूल है, दीपन है, पाचन है। आप लोगों का कुछ मत है तो बताइए, पिपली मूल का प्रयोग आप लोगों ने किया है क्या? ये अग्र बताया है पिपली मूल। एरंड मुलादी बस्ती ये लिखा है ना, एरंड मुलादी बस्ती। कोई एरंड मुलादी बस्ती देता है तो कृपया बताइए। मैं इस पे एक लेक्चर ही लेने वाला हूँ। एरंड मुला अलग अलग बस्ती का योग पे मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन एरंड मुलादी बस्ती है ये, मैं आप लोग विश्वास रखिए, मैं उस पे पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर लूंगा फेसबुक लाइव पे। उसका क्या उपयोग रहता है क्लिनिकली, उसका क्या रिजल्ट आता है, सब उस पे मैं डिटेल में बताऊंगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो है चित्रक मूल जो है, चित्रक मूल जो है वह दीपन पाचन, गुद शोथ अर्श और शूलहर है। मतलब पाइल्स में भी काम करता है, ब्लीडिंग पाइल्स नहीं होना चाहिए। वो जो शुष्क अर्श होता है उसमें, और शूलहर भी है। गुदा में शोथ हुआ उसमें भी दीपन पाचन भी काम करता है। चित्रक मूल का ये गुणधर्म बताया।
इसके बाद में मुस्ता, नहीं पुष्कर मूल, सॉरी पुष्कर मूल जो है हिक्का श्वास का पार्श्वशूल हर, ऐसे बताए, इसमें अग्र बताए। और भी द्रव्य है हिक्का के लिए, श्वास का में और भी द्रव्य है, पार्श्वशूल में और भी है, लेकिन उन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो पुष्कर मूल। अभी हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ अभी जितने भी वैद्य लोग हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो कंचन मैम, आकांक्षा मैम, ये लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। वैसे ही हर में श्रेष्ठ कौन है वो हम लोग देखते हैं। उसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे तो मुस्ता, मुस्ता जो है सांग्राहिक भी है, वो संग्राही द्रव्य है, दीपन पाचन में भी श्रेष्ठ है। आप लोग आकांक्षा मैम कुछ बोलेंगे नहीं क्या, मैं अकेले बोलते जाऊं, इससे अच्छा तो मैं फेसबुक पे बोल देता। आकांक्षा मैम, कंचन मैम, कुछ आप लोगों का है अनुभव पुष्कर मूल, चित्रक मूल पे? अगर आप लोग सुनना ही चाहते हैं तो मैं सुना दूंगा, लेकिन कुछ डिस्कस भी होना चाहिए। वो हमारी कविता मैम नहीं आई क्या? किसी का कोई अनुभव है पुष्कर मूल, चित्रक मूल, मुस्ता, इस पे अगर कुछ बोलना चाहते हैं, एरंड मूलादि बस्ती या पिपली मूल, इस पे कुछ बताइए आप लोग। मुस्ता पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। प्रैक्टिकली क्या है, प्रशांत भट्ट जी आप बोलिए प्लीज, शशि तिवारी जी, सरोज मिश्रा जी। गुड इवनिंग सर। मैंने ऐसे चित्रकारी वटी वगैरह तो यूज किया है, और एक बार पेशेंट को मैंने एरंड मूल क्वाथ लिखा था, बट उसको मार्केट में मिला नहीं था। जो पेशेंट थी जिसका मतलब आरपीओसी वाली पेशेंट थी, तो उसमें एरंड मूल क्वाथ चलाने की सोचा था, बट मिला ही नहीं था। तो ऐसे एरंड मूल मार्केट में तो अवेलेबल भी नहीं नहीं हो नहीं, पाता है, जो मतलब वो अपने फ्रेश लेके हॉस्पिटल में। आके फिर उसको धो के फिर बनाना पड़ता है। तो सर पेड़ को फिर उखाड़ेंगे? हाँ, वो तो ऐसे ही तो इतना सारा रहता ही है, वो इतना रोड नहीं, किनारे। जैसे मेरे पास ऑफिस के पास में बहुत ज्यादा है, मतलब मेरे सेंटर के पास में, लेकिन वो काफी बड़े बड़े पेड़ हैं, मतलब 10-10 15-15 फुट तक के हैं। हाँ, तो उसको निकाल के और काट के मूल को और फिर सुखा के रख दीजिए, फिर वो काम है। ओके। ओके सर। हाँ, धो के चलिए मैं सुखा के कर। और पीसेस कर दीजिए। वृक्षवातहरणम, हाँ, वो शुक्र श्लोक तो सारे याद हैं, चरक के लगभग आज भी बहुत सारी चीजें, तो जैसे अप्लाई क्षीरम नहीं किया, जीवनिया नाम। अभी अप्लाई लेकिन करेंगे यूज तभी नहीं तो किया इतना है। मजा आएगा। जी सर, मैं करूंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं धो करके उसको सुखाना है। अगर स्पर्म पाथवे अगर रुका हुआ है, वहां पे वायु अटका हुआ है, तो उसमें भी ये इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। और पिपली का तो हम लोग मार्केट से पिपली फल ही खरीद कर लाते हैं। पिपली मूल मैंने एक दो बार पंसारी से पूछा, तो पिपली मूल वो लोग पिपली को मूल मतलब महाराष्ट्र नहीं में तो रख। बहुत बहुत ज्यादा चलता है पिपली मूल। ओके, क्योंकि पंचकोल का है ना पिपली, पिपली मूल चबे चित्रक हाँ नागर। हाँ, यहाँ बहुत चलता है। सर ओके सर। मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, थैंक यू सर। या विकास जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर पुष्कर मूल के बारे में, ये श्वास रोगों में देते हैं, और जहाँ पर लंग से रिलेशन रहता है हार्ट डिसीजेस का, वहाँ पे भी इसका अच्छा रोल रहता है पुष्कर मूल का। हमारे यहाँ पे भी गवर्नमेंट सप्लाई में ये इस समय उपलब्ध है। कॉर्पोनमोलेल सीओपीडी में बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी जी, कॉर पल्मोनल सीओपीडी और ऑल द कार्डियक पैथोलॉजीज अल्टीमेटली लीड्स टू इसकी पल्मोनरी पैथोलॉजीज। तो जहां तक ये रहता है कार्डियक पैथोलॉजी और पल्मोनरी पैथोलॉजी की, ये अच्छी दवा है पुष्कर मूल। और एक पांचभौतिक चिकित्सा में नागरादि कषाय करके आया है, उसमें भी नागर मोथा और पुष्कर मूल का उसका कंटेंट का उसमें बताया गया है कि 4 चीजें हैं उसमें, एक नागर मोथा और पुष्कर मूल, 2 चीजें इसमें ये हैं। जी और सभी खांसी की दवाइयों में ये अच्छा उपयोग करेगा। जी, जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और प्लूरल फ्यूजन में भी बहुत अच्छा काम करता है, हिक्का में भी जी काम सर। करता है। जी सर जी, प्लूरल फ्यूजन में भी, और इवन जो कोविड पैथोलॉजीज आई थी, ये हमारी इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस थी कोविड की पैथोलॉजी में, जहाँ पे ड्राई कफ है, वहां पे भी इसका अच्छा रोल रहेगा। जी जी सर। ठीक है, आगे देखते हैं। उदीच्य जो बोला है सुगंध वाला, ये दाह शामक है, उसमें श्रेष्ठ है। दीपन पाचन, वमन और अतिसार नाशक, मतलब उल्टी को भी रोकता है, लूज मोशन को भी रोकता है। सुगंध वाला नाम का वनस्पति बहुत जगह है, उदीच्य उदीच्य, रक्त पित्त में भी बताया है, विसर्प में भी बताया है, तो बहुत ही अच्छी दवाई है। फिर उसके बाद में आता है कटवंग या श्योनाक, यह सांग्राहिक है, पाचन दीपन में श्रेष्ठ होता है।
इसी तरह से अनंता जो है वो सांग्राहिक है और रक्त पित्त प्रशमन में श्रेष्ठ बताया है। तो आप लोगों ने सारीबा का प्रयोग किया है क्या प्रैक्टिस में? सर प्रणाम सर। हाँ सर रक्तपित्त के पेशेंट में सारीबा का सही में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सारीबा ध्यासा वगैरह यूज करते हैं तो इसमें अच्छा सर रिजल्ट मिलता है। और गायनिक के केसेस में सर बहुत फेमस जो हम लोग चलाते हैं वो अनंता मंजिष्ठा फांट जो चलाते हैं, जहाँ पे रक्त कहीं पे जहाँ पे रजत प्रवृत्ति कहीं पे कम है और जहाँ पे दाह ये लक्षण अगर जहाँ पे पेशेंट में मिल रहा है, क्लॉट्स हैं, तो वहां पे भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। तो ये दोनों चीजें सर अच्छी तरीके से यूज होती है। और मुस्ता जो सर अभी आपने डिस्कस किया था, उसका गृहिणी के जो भी सिम्टम्स होते हैं, जहाँ पे प्रवाहिका सिम्टम होते हैं, वहां पे मुस्ता बड़ा अच्छा काम करती है। वहां पे मतलब आप फांड है या उसको चूर्ण के रूप में जिस भी तरीके से आप यूज करते हैं उसमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं सर। जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। मैं जो जो पढ़ रहा हूँ ना, आप लोग ध्यान में रखिए, कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं। इसके बाद में अमृता मतलब गुडुचि जो है ये सांग्राहिक है, वातहर है, वात का शमन करती है, दीपन कार्य करती है, कफ रक्त और विबंध प्रशमन ऐसा बताया गया है। अमृता जो है बहुत ही, ये तो रसायन द्रव्य भी है, सब कुछ है, इसका बहुत अच्छा यूज रहता है। अमृता का आप लोगों ने यूज किया है क्या? कौन कौन सी व्याधियों में किया है? थोड़ा आप लोग का एक्सपीरियंस बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। अमृता सबसे ज्यादा यूज तो डेंगू के टाइम हुआ था, या कोई भी फीवर किसी को रहता है, जैसे लॉन्ग टर्म में फीवर रहता है, तो उनको मैं गुड़ची जरूर बोलती हूँ। और वात रक्त के केस में या यूरिक एसिड कम करने के लिए मतलब बहुत बढ़िया काम करती है गुड़ची। मतलब इम्यूनिटी बूस्टर है, वाकई बहुत सारे जगह यूज करके देखा है। और साथ में यूरिक एसिड वगैरह वाली प्रॉब्लम हो तो उसमें बहुत बढ़िया काम करती है। ये 2 जगह तो यूज किया है। और कई बार और भी होता है कि किसी को रसायन द्रव्य लिखना है तो उस वक्त भी गुड़ची यूज किया है हमने। और प्रॉपर स्वरस जब दिया है, जैसे पेड़ से निकाल करके ला करके उसको मिक्सिंग बनाकर, तो उसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जी सर। ठीक है। और किसी ने गुडुचि का प्रयोग किया है, गुडुचि सत्व या गुडुचि का, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, सब लोग सुन रहे हैं। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर इसका तो मैं समझता हूँ कुछ ही ऐसा है नहीं कि जिसमें इसका उपयोग ना होता है। ज्वर होता हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, हर जगह इस्तेमाल होता है। और इसका एक गुण जो कहा जाता है, दोषों का संशमन करता है। तो संशमन का मतलब जो बढ़े हुए दोष हैं उनको, बात पित्त कफ को उनको बैलेंस करता है। तो ये कि जो चिकित्सा का मेन आधार है वही हम, मुझे लगता है कि सब ये बहुत ही जरूरी चीज है। सबको इस चीज का सेवन करना चाहिए। रसायन तो वही है, औषधि के रूप में तो काम करेगा ही सर। जी। और अलग अलग बीमारियों में यूज किया है, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया। हाँ सर, डायबिटीज में होता है, ये इम्यूनिटी कम हुई उसमें इस्तेमाल करते हैं। टाइफाइड फीवर में उसका ताजा गिलोय स्वरस दिया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। और ताजा ना मिले तो वैसे भी तो ये गुड़ची सत्व भी देते हैं। बहुत बहुत हर जगह इस्तेमाल है, बस कितना बताया जाएगा। जी। हाँ। सर ये योगवाही रहता है गुडुचि। हाँ। तो गुडुचि हर जगह ही किसी भी आवाज नहीं आ रहा। हमारा जो चिकित्सा का और हाँ। बाकी हमने जो ऐसी डिसीज है जिनका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल रहता है, जैसे कि प्लेटलेट्स वगैरह नहीं बढ़ रहे हैं, ब्लड बॉर्न डिसीजेज हैं, रक्त धातु से संबंधित रक्त विकार व्याधियां हैं, तो वहां पे इसका बड़ा चमत्कारिक इफेक्ट देखने को सामने आता है। जैसे किसी का फीवर है, पायरिक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उठा के गुडुचि या गिलोय दे दीजिए, और शायद इसका तिक्त रस होने के कारण ये क्या कहते हैं, बहुत अच्छा ज्वर के लिए एक चिकित्सा बन जाती है। वात रक्त और ज्वर ये सब में बहुत अच्छा काम करता है। वात रक्त और ज्वर में एक बहुत बढ़िया इसका इफेक्ट आ जाता है गुडुचि का, गिलोय का। जी। जी सर। और जो लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, कृपया यहाँ पर भी बोल दीजिए ना। सर हमने कोविड में इसका बहुत यूज किया है। कोविड अच्छा। में मतलब अंग मर्द हो गया, मंद ज्वर हो गया, या फिर हाइपर पायरेक्सिया हो गया, सब में उठा उठा के मतलब स्वरस पिलाया है, फिर उसका काढ़ा दिया है, अमृता सत्व दिया है, त्रिभुवन कीर्ति रस के साथ, एकदम मिरेकुलर रिजल्ट मिलते हैं।
सर जिसको एक चीज बोल सकते हैं ना कि गुड़ुची एक तरीके से आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र है कि हाँ। कहीं भी यूज करो तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसे एज सच नहीं है, क्योंकि रसायन द्रव्य है तो कभी भी दीजिए, और मेजोरिटी जगह दे लेते हैं हम लोग, चाहे स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे हाइपरटेंशन पेशेंट में भी, हाइपरटेंसिव में भी यूज किया है तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। और थायराइड फार्मूला जो सर का है कि ग्लोए अमृता और सॉरी अमृता गुरुची अमृता पुनर्नवा एंड वचा, तो उसमें भी है। और भी बहुत सारे जगह योगों में जितने होंगे, पाचक वाचक में भी बहुत सारे जगह है। तो गुड़ची तो कह सकते यूनिवर्सल ड्रग है, आयुर्वेद की एक पहचान ही है। बहुत सारे लोग अगर आयुर्वेद को जानते होंगे तो गुड़ची की वजह से जानते होंगे, जब डेंगू में प्लेटलेट काउंट के लिए काम किया है। जी। तो गुड़ची तो बहुत बड़ी चीज है। प्लेटलेट में कैसे देना चाहिए, कृपया बताइए नए लोगों सर को। हमने जो यूज किया है, हमने तो स्वरस फॉर्म में यूज किया है, मतलब सिंपली लेकर आते थे आस पड़ोस में जो गुड़ची की बेल रहती थी, ला करके उसके कांड को घर में रख लिया और 1-1, 2-2 इंच के आसपास उसको पानी में मिक्सी में चला करके हमने वैसे पिया है। काढ़े के फॉर्मेट में भी पिया है कि जब काढ़ा बना रहे बहुत सारी चीजें डाला है तो उसमें भी पिया है। तो बुक में जब पढ़ते थे तो उसमें स्वरस होता था, तो मेजोरिटी जैसे 2019 में मैं अपने सेंटर में डेली 2 चीजें पीती थी, गुड़ची सोरस और एक व्हीट ग्रास सोरस, और दोनों मैंने उगाया हुआ था सेंटर पर ही। तो उसका तो बहुत अच्छा असर था, मतलब साल भर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे जितना काम करो, फिजिकल मेंटल सारा एकदम बिल्कुल सही रहता था। जी शशि मैम, ये गुड़ची का हम लोगों ने भी जब ये प्लेटलेट्स वगैरह के केसेस आते थे ना, तो एलोवेरा, गुड़ची, गेहूं का ज्वारा, नीम अच्छा और तुलसी के पत्ते, ये 5 चीजें हम दे दिया करते थे ना। तो अच्छा, हमने क्या किया था कि एक जी टाइम मैं गुड़ची पीती थी जैसे 11-12 बजे, फिर शाम को 4-5 बजे तक व्हीट ग्रास हमने ऑफिस में सब लगाया था, 7 गमलों में लगाते हैं ना व्हीट ग्रासेस, तो उस हाँ तरीके हाँ से लगाया जब था कट करके, उसमें सिर्फ पानी डाला गया था और कुछ भी नहीं किया गया था। तो जी वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में जब पिया था, हमारे ऑफिस में भी कुछ लोगों ने तो इनकार कर दिया, बहुत दोनों ही बड़ा कड़वा सा होता है ना, लेकिन हमने जी डेली जब पिया था तो मुझे याद है कि बहुत सारी क्लासेस मैं लेती थी, जी एकेडमिक भी, अपनी योगा क्लासेस भी, 3 एकेडमिक क्लासेस, 3 योगा क्लासेस, मैनेजमेंट देखना, सारे काम करना, पेशेंट देखना और घर जी के काम करना, उतने के बावजूद भी बहुत ताकत रहती थी, मतलब कोई हरासमेंट नहीं फील होती थी। बल्कि हाँ 2020 के बाद जब गुड़ची नहीं ले रहे हैं तब लगता है जैसे थके थके से हैं। अच्छा, यही 5 चीजें जो थी, जो कैंसरस केसेस आते थे, जो कैंसर वाले पेशेंट होते थे, हम्म। उनमें जिनमें कीमोथेरेपी वगैरह चल रही होती है, तो कीमोथेरेपी तो सारी सेल्स को खत्म कर देती है, मतलब उसमें अच्छी सेल्स भी होंगी और खराब भी होंगी। हाँ तो जी, हाँ उससे जी डॉक्टर साहब। बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, तो बहुत ज्यादा हम्म। वीकनेस आ जाती है, तो ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन अगर दे दें तो हम्म। उनकी वीकनेस को भी बहुत ओवरकम करता है। और ब्लड बॉर्न ऐसे इन्फेक्शंस, जैसे यहाँ हम्म। पे गेहूं का ज्वारा है, तो गेहूं का ज्वारा जो है, इसमें सेलुलोज है, कोई भी मतलब हरी चीज है उसमें सेलुलोज है, तो सेलुलोज का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम सेम, केवल हाँ, एक अंतर। एचबी बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया होता है, मैं पेशेंट को हमेशा लिखती थी अगर हाँ, पॉसिबल हो तो एचबी जूस, मतलब आप लीजिए विटग्रासेस जूसेस, बहुत तेज एचबी इंप्रूव होता है उससे। तो कैंसर ब्लड के बॉर्न, पेशेंट में इंडिकेटेड भी है। जी ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन भी खत्म करता है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। हाँ जी, तो हाँ जी। जैसे जैसे मॉडर्न साइंस क्या कहती है कि भाई जब भी आपका एनीमिया का केस आता है, आयरन हम्म। डिफिशियंसी एनीमिया, तो आयरन फोलिक एसिड दे देता है, कैल्शियम दे देता है, विटामिन सी दे देता है, और कहता है कि 1 महीने में 1 ग्राम बढ़ेगा। ठीक हम्म। है, लेकिन इससे मैंने देखा कि 1 महीने में 4-4, 5-5 ग्राम बढ़ जाता हाँ, अगर है ना। पाचन ठीक रखे इंसान, भारी चीजें ना खाए, अग्निमांद को सही कर ले और इस चीज का सेवन करे, मैं वही तो बता रही हूँ कि इसी उसमें सिस्टम में 3 एकेडमिक क्लासेस लेना, 1-1 घंटे की, 3 योगा क्लासेस लेना 1.5-1.5 घंटे की, और सारे काम करना, और उसके बावजूद भी एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता था। तो जी। बल्कि लोग सोचते थे कि कितना दम है इनके अंदर। तो और आप ये सोचो कि कितना गुड़ची बहुत काम करती और है। अभी भी आप मतलब बहुत एनर्जेटिक फील होती हैं जब आप योगा वगैरह करती हैं ना, तो अभी भी हाँ। तो उसका फायदा होता ही है ना। ऐसा नहीं कि हाँ पहले। सर, जैसे छोड़ दिया, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि अगर आप डेली, कोई भी इंसान ले सकता है और डेली लेता है, सिर्फ 1 कप लो, थोड़ा सा ही पानी डालकर मिक्सी चला लो और पी लो बस, तो वही भी नहीं 10 घंटा उबालना है, कुछ करना है, तो बहुत जी बढ़िया फील होता है, आप बहुत अच्छा रह सकता है इंसान। जैसे मेरे बेटे को अगर फीवर अभी होता है तो जैसे मैं पहले आपने दवा नहीं एक साल सोचती, एक साल मैं पिया गुड़ची आपने। सोचती हूँ। जी, जी सर। आपने 1 साल पिया, उसके हाँ बाद जी सर, आपने नहीं पूरा पिया। मेरा नियम बनाया था मैंने ऑफिस में, एक्चुअली ऑफिस बॉय थे तो उनको भी अपनी हेल्थ की चिंता रहती थी,
तो मैंने बोला, उनका नाम अशोक है, मैंने कहा अशोक जी आप करिए इसको, डेली हम 2 पियेंगे, और लोग नहीं पीते मत पिए। हमारी ड्यूटी थी भाई ऑफिस में सबको पूछ लेना, क्योंकि हमारा अच्छा खासा स्टाफ था 10-12 लोग का। तो उन लोगों ने डिनाई कर दिया, हमने कहा हम सुबह शाम दोनों पियेंगे, तो हमने पिया था, तो तो वाकई उसका बॉडी फायदा बहुत अभी अच्छी तक थी। हो रहा है ना, मतलब उसके वजह से स्किन अच्छा है, एनर्जेटिक फील हो रही है। रसायन का सेवन कंटिन्यू तो नहीं करते, कुछ साल कर लिया, 1 साल कर लिया, उसका इफेक्ट लाइफ लॉन्ग रहता है ना, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ सर रहता तो है, लेकिन बट मुझे लगता है कि नहीं, फिर से हमें गिलो और व्हीट ग्रास जूसेस लेना चाहिए था। हाँ और फिर से अगर हम लेंगे तो, क्योंकि व्हीट ग्रास का जो ऐसे हम स्प्राउट के फॉर्म में सोचे तो व्हीट बहुत गंदा सा फीलिंग देता है, खा नहीं सकते आप, बहुत मतलब चिपचिपा टाइप का होता है, अगर आपने कभी खाने की कोशिश किया हो हाँ। तो। उसका जूस ही सबसे बढ़िया होता है। आप उगाइए गमले में, सिंपली उगा दीजिए, सिर्फ पानी डालिए, कुछ मत डालिए, कोई खाद वाद नहीं, तो बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत अच्छा होता है। और पेशेंट्स को भी मैं बोलती थी, जैसे मेरे पास 1-2 कैंसर के पेशेंट आए थे, तो मैं आयुष दर्पण से नहीं जुड़ी थी और लास्ट स्टेज था, तो मैंने उनको बोला था कि सर ये काम करो। जैसे तुलसी का तो डिफाइन ही है अपने मतलब आयुर्वेद में कि विषम ज्वर अग्नि होती है, साथ में कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती है। तो ये 2 चीजें तो मैं बताती थी लोगों को पहले। जी। आयुष पाठक सर दर्पण से जुड़े इसमें, होते तो हाँ अच्छा सर। होता है। हाँ जी पाठक डॉक्टर सर साहब। ये जो बोन बोलिए। मैरो डिफेक्ट्स रहते हैं ना, जैसे एएमएल हो गया, सीएमएल हो गया, या बोन मैरो काम नहीं कर रहा तो आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, या प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो जितने भी बोन मैरो से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वहां पे भी इसका बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है। व्हीट ग्रास का। मतलब हाँ नहीं, गुरुजी। ये पांचों गुड़ चीजों का, व्हीट गुड़ची व्हीट का। ग्रास हो गया, व्हीट ग्रास हो गया, गिलोय हो गया, और हम्म। आपका एलोवेरा हो गया, तुलसी और नीम हो गया, इन पांचों चीजों का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है जहाँ पे अच्छा। एएमएल सीएमएल वगैरह के केसेस रहते हैं। ओके। एक्चुअल में जी जब आयुष दर्पण से आए, सच्चाई बोले तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस सही तरीके से सही मायने में स्टार्ट ही तब हुई। इसलिए हमें लगता है कि नहीं, अभी तो हम बहुत ही बड़े लर्नर हैं, मतलब जी बिल्कुल क्रॉलिंग स्टेज है। उसके पहले आयुर्वेद को सोचने का एक अलग तरीका था, और बहुत जी सारे पेशेंट जो ऐसे आते थे बहुत क्रिटिकल, तो आयुष दर्पण फोरम होता तो एटलीस्ट मैं सर के पास उनको भेज देती। अभी वो इस दुनिया में है या नहीं है मुझे नहीं पता है, बट इस तरह के मेरे पास आए थे, कैंसर का बिल्कुल लास्ट स्टेज या ट्यूबरकुलोसिस की बिल्कुल लास्ट स्टेज के, एलोपैथ वालों ने मना कर दिया कि अब हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, आप पेशेंट जी को घर ले जाइए। तो इस तरह के कई पेशेंट्स पहले मेरे पास आए थे, बट मैं करती नहीं थी, तो मैं मना कर देती थी कि देखिए मैं नहीं करती हूँ, नहीं मेरे कांटेक्ट में कोई ऐसा है जिसको मैं आपको रिकमेंड कर सकूं। नहीं, मैंने तो खैर केसेस में, इन फोर्थ स्टेज के केसेस में भी हाथ डाला जरूर है, सर लेकिन आप ये गवर्नमेंट में पोस्टेड हो डॉक्टर साहब। हम लोग कैसे गवर्नमेंट, प्राइवेट में, हम लोग कैसे नहीं प्राइवेट में हम बहुत लोग को सोचना पड़ता है। नहीं, जब मैं इसमें था पतंजलि में, अभी गवर्नमेंट में तो कैंसर के केसेस गवर्नमेंट में तो हमारे पास नॉर्मल केसेस ज्यादा आते हैं, कैंसर हम्म वगैरह के कम आते हैं, क्योंकि कैंसर वगैरह का तो जब नाम हो जाता है, हम्म कैंसर किडनी फेलियर के, इनफर्टिलिटी वगैरह के केसेस मैंने, जब मैं हम्म। प्राइवेट में था तब मैंने काफी किए थे। मेरे और अभी मुझे, चल रहे अच्छा हैं बहुत सारे पेशेंट, मैं दिखाऊंगा, बहुत अच्छा जी रिजल्ट आ रहा है, लेकिन सर आप लास्ट तो स्टेज बहुत में। बड़े हो हम लोग के सामने। आपकी बात जी अलग है, जैसा नॉर्मली होता है ना कि हमने एलोपैथी में भी एक चीज सीखी थी, गायनी मतलब गायनकोलॉजिस्ट ने बोला था कि किस केस को हाथ नहीं लगाना है वो पता होना चाहिए। जैसे जोशी सर बोलते हैं ना पंचकर्म में, आपको किसका पंचकर्म नहीं करना है ये ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए देन किसका करना है, हाँ प्राइवेट प्रैक्टिस में खास करके। हाँ। तो प्राइवेट ये प्रैक्टिस चीज। बहुत, मेडिकल लीगल केसेस हो सकते हैं, बहुत सावधान रहना पड़ता है। हाँ मेरे साथ 1-2 बार हुआ है एक्चुअल में, मैंने क्लियरिल और चलाया, पेशेंट के जो साइन सिम्टम थे, जिस हिसाब से वो बोलती थी उस हिसाब से कुछ लगता था, तो उनको लूज मोशंस वगैरह हो गए थे, तो मुझे उसमें खुद ही, और 60 के आसपास की थी, तो मुझे खुद ही एक बार लगा था। मैंने कहा भाई ये कृतलिहारी लॉ चलाने से पहले सोचेंगे। और वहीं उनके हस्बैंड थे, इतने क्रूर कोष्ठी थे कि आप उनको चाहे जो दीजिए कुछ भी नहीं होता था, और वाइफ बहुत मृदु कोष्ठी थी। हम्म दोनों का फैटी लिवर था, एक लोग का ग्रेड 1 था, एक को ग्रेड 3 था, वाइफ का ग्रेड 3 था। तो हम्म। मैंने कृपलिहारी लो 1-2 बार चलाने की कोशिश करी, मतलब एक एक टैबलेट में ही उनकी हालत खराब हो गई। फिर दोबारा मैंने कहा मैम आपको ये मैं सब मेडिसिन नहीं यही बात चलेगी। बताता हूँ कि आप हम्म लोग जो भी दवाई है ना, आपको नहीं बोल हम्म रहा हूँ शशि मैम, मैं उस दिन हम्म। जो बोल रहा था बसंत कुसमाकर का सर बात, वो सबके लिए लागू है, मैं वही बता कि रही हूँ। वो हमें हॉस्पिटलाइज हमेशा, हुई थी। हाँ, वो जो पेशेंट का जो तकलीफ हुआ, मैं यही बोल रहा था कि प्रकृति देखे, अग्नि देखे, और उपशय अनुपशय, अनुपशय मिल रहा है तो हमें चेंज करना पड़ता है दवाई,
मैं ये क्योंकि बोलना फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया तो उन्होंने रात में लिया, तो रात में हालत उनकी 2-3 बजे खराब हुई। तो हाँ फिर उन्होंने मेरे को नहीं वो कर पाई, अदरवाइज मेरे को बोलती तो मैं, उनको पता है कि तुरंत लूज मोशन रुकाने का भी मुझे आता है चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं रुकवा सकती थी। बट सेकंड टाइम फिर उन्होंने खुद से कहा नहीं मैम इस बार हम फिर से लेंगे 3-4 महीने बाद। हमने कहा ठीक है मैम लीजिए। फिर मैंने उनको बोला नहीं आप सिर्फ थोड़े बहुत जूसेस लो, आपका फैटी लिवर चाहे जिस स्पीड से जाएगा मुझे उसके मतलब नहीं है। अब ये था कि मेरे योगा स्टूडेंट भी थे तो मेरे ऊपर उन लोग को फेथ है कि हाँ मैम सही करते हैं। पर मुझे तब से कृत बिहारी लोग, क्योंकि जमाल गोटा है ना उसके अंदर हाँ दंती है, तो मैंने हाँ कहा इसको चलाने से पहले बहुत सोच लो वरना इसको मत चलाओ। हाँ। तो कुछ दवाएं होती हैं, मतलब किसी पेशेंट को, जैसे सर इसी आयु, बात से एक बात मुझे याद कोई भी आती है। दवाई हो, हम सिंपल हल्दी भी दे रहे हैं ना, ज्यादा हाँ, मात्रा में हल्दी से भी उल्टी आते हैं। अरे मैं आपको उसके बड़ी केस बताती हूँ। आज से 12-15 साल पहले का केस था। मेरी सिस्टर को गैस वैस बहुत ज्यादा बनी थी, तो मैंने कहा तुम डाबर की हिंगोली ले लो 2 गोली। हाँ, वो डाबर की हिंगोली सर कुछ नहीं होती समझ लीजिए, उसको इतने ज्यादा लूज मोशन हुए कि वो हॉस्पिटलाइज हुई। तब से वो मेरा मजाक उड़ाती थी कि तुम तो डाबर की हिंगोली में पता नहीं क्या तो होता है, मैं कभी नहीं खाऊंगी। उसने कभी नहीं खाया, जबकि सबसे ज्यादा मेरे ऊपर फेथ करती है, कोई भी दवा मैं बता दूंगी उन लोग को फायदा करता है। बट उसका डाबर हिंगोली के केस में इतना ज्यादा लूज मोशन हुआ, हुआ क्या हुआ होगा कि सारे दोस्त बहुत ज्यादा प्रकोपित हुए रहे होंगे। डाबर हिंगोली से वायु का अनुलोमन हुआ होगा, वो आराम से निकल गए होंगे। बट एज कम थी उसकी भी, तो पैनिक सी हो गई, और एग्जाम का टाइम था साथ में थोड़ा सा उसका। तो एक डाबरिंग गोली जैसी चीज जो बच्चों चूसने का काम लेते हैं, उससे तक इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस खड़ा हो सकता है किसी भी पेशेंट को। तो कौन सी दवा किसको कब नुकसान कर जाएगी कोई नहीं जानता ना। आयुर्वेद में पुरुषम ऐसे पुरुषम नहीं वृक्षम। जानते हैं, हमें देख के करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। सर देख मेरी के, सिस्टर थी, मैं डाबरिंग गोली बड़े मन से वो खाती ठीक थी। है, वो ठीक है, लेकिन जब भी अनुपचय हो उपचय हो रहे तो उनके बॉडी को सूट नहीं किया, ऐसा समझ। हाँ तो फिर मैंने उसको दोबारा कभी नहीं दिया, मैंने कहा भाई तुम नहीं खाओ, तुम्हारी बॉडी के लिए नहीं बना हुआ है। बराबर ऐसे बोलिए। हाँ हाँ तो ये चीज होता है। तो कई बार मतलब मेरा कहने मतलब एक छोटी सी चीज भी किसी को नुकसान कर सकती है। हाँ, यहाँ तो मैंने देखा है पुणे में, इंडियन एक्सप्रेस में आया था कि एक आदमी ने क्रोसिन खाया और उधर बाहर जाके उसको हार्ट अटैक आके मर गया। माय गॉड। ऐसा भी होता है, क्रोसिन से भी डेथ हो गई है, तो वो क्या है। अब सर मैंने क्रोसिन का वो देखा, एक्सपायरी डेट का क्रोसिन खाया था पेशेंट ने। शी वॉज अ प्रेग्नेंट लेडी, जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, और वो इस हालत में थी कि गवर्नमेंट में आपको पता है आज से 20 साल पहले बहुत बुरी हालत होती थी, तो लोगों ने उनको छोड़ दिया था हॉस्पिटल में। तो मुझे याद है कि पूरी आंखें उस पीली थी, बस पेशेंट ये था कि बस मरने का इंतजार कर रहा था। तो मैंने पूछा क्या हुआ था, तो हुआ कि बुखार की दवा खाए थे और वो एक्सपायरी थी। तो ये उस वक्त बहुत पहले का केस है, बिहार उहार कहीं का था, तो रेफर होकर के आया था कबीर चौराहा में। तो केस मुझे आज भी याद है। कई बार एक्सपायरी डेट की दवाएं भी बहुत नुकसान कर जाती हैं, मतलब पेशेंट की जान ले जाती हैं। जी, ये इस आशा तरह जी की। और अनुरिता जी ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं। गुड इवनिंग सर, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक चल रहा है सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड पहली इवनिंग। चीज तो गुरुची के बारे में बात करूंगी मैं। जो गुरुची है, सबने सब कुछ बहुत बेस्ट बता दिया है, लेकिन आपको अगर सेवर चाहिए, सेवर किसी को भी अगर आपको सेव करना है, तो गुरुची मतलब तिक्त रसात्मक, इसका एक छोटा छोटा साइड इफेक्ट छोड़े, छोटा छोटा साइड इफेक्ट मतलब जिसका कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर है, वही गुरुची सत्व गुरुची तकलीफ देता है। अदरवाइज ये बेस्ट हिपाटो प्रोटेक्टिव है। मैं इसको लिवर कैंसर सिरोसिस में इस्तेमाल करती हूँ। ये बेस्ट और बेस्ट इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। मतलब मैं जितने भी मॉडर्न लोगों को मेरा इम्यूनोमॉड्यूलेशन थेरेपी बताती हूँ, वो अलग लैंग्वेज होती है, हमारी आयुर्वेद की लैंग्वेज अलग है, लेकिन उनको समझ में आए इसके लिए जो मैं बताती हूँ। तो जितने भी लोगों ने अमृता सत्व, अमृता घनवटी, अभी कोविड केस में हमने जिन भी लोगों के हैं, तो वो पूछते हैं भाई, जब रिजल्ट मिलता है तो इतना तो पूछते हैं कि क्या यूज करते हो। विश्वास कीजिए, ये हार्ट प्रोटेक्टिव है, लिवर प्रोटेक्टिव है। इसकी इतने अच्छे बेनिफिट्स है कि जैसे अभी मैडम आप बोली ना, साल भर इसको लीजिए। तो इसका जैसे जी मैं मैम। कैंसर में जहाँ पे भी मेटास्टेसिस फेजेस है और जहाँ पे भी मुझे किसी केस का स्पीड रोकना है, जैसे आपने डेंगू फीवर ये तो सब बता दिया, लेकिन सिर्फ डेंगू फीवर नहीं, रक्त धात्वाग्नि मानने वाली कोई भी व्याधि, वो आपकी एएमएल हो, वो आपकी सीएमएल हो, वो आपका प्लेटलेट काउंट वाला अभी जो फिलहाल वाला कंडीशन चल रहा है ना, सबसे मेन मैडम मैंने इसका रिजल्ट देखा है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में। और मेरे कैंसर के पेशेंट को आई एम जस्ट अवेटिंग फॉर सीई मार्कर, जिसको बोला था कि पेशेंट विल बी वैनिश्ड, उसका 90 डेज मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद में वो सीई मार्कर करके देखेंगे, फिर नेक्स्ट दवाई देंगे। तो मतलब डाइजेस्टिव पावर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डेंगू फीवर से लेके क्रॉनिक फीवर। लेकिन जैसे अभी सर ने बताया ना, बहुत अति तिक्त रसात्मक द्रव्य को कॉम्बिनेशन मत करिए। लेकिन अगर आप अमृता सत्व, ज्येष्ठ मध
उसके साथ में जो भी हमारी संप्राप्ति करी उसमें मैं स्पेशली कुटकी यूज करती हूँ, और कुटकी के साथ में कोई भी दीपन पाचन द्रव्य, तो बहुत अच्छा फायदा देता है ये आपकी स्पीड को रोकने के लिए, मेटास्टेसिस फेज को रोकने के लिए। और जो सेकंड टॉपिक आपने बोला है मैम, इस चीज पे लिटरली एक संभाषा कंप्लीटली होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब तक खुद को क्रिटिकल कंसल्टेंट करके मैंने खुद को एस्टैब्लिश नहीं किया, तब तक मुझे बहुत आज भी फेस करना पड़ता है। आप जो बोल रहे हैं ना, एक क्रोसिन की गोली खाने के बाद में वो लिवर सिरोसिस में पहुंच गई होगी, और उसके बाद में पी लिया, और उसके बाद में ऐसे मैंने हाँ मैम, डिटेलेट इंटर्नशिप में होके थी, मुझे आज भी वो केस याद है। वो लेडी की आंखें मुझे आज भी याद है। मतलब जब हम पढ़ते थे तो उस तरह का पीलिया पेशेंट नहीं मिलता था ना जिसकी स्क्लेरा पूरी येलो हो। मैडम तो मैंने उसको एक पूछा, नाम है, मैं बताती हूँ आपको, एक है कामला, एक है दूसरा जो मतलब कुंभ पूरी तरह से कामला, अवरुद्ध। हाँ, कुंभ कामला। कुंभ कामला मैडम। मैंने ऐसे, मैडम आप तो इंटर्नशिप की बात करें, मैडम हमारा रोज का झगड़ा क्या है मालूम है? मैं संभाषा एक्टिवली इसलिए अटेंड नहीं कर पाती और मैं टाइम भी नहीं दे पाती क्योंकि मुझे स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैम एलोपैथी की वजह से जो साइड इफेक्ट होते हैं उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, कोई प्रूव नहीं कर पाता है, कोई उसको उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता है। मेरे पास में लिख के मैं जब साइन करके ट्रीटमेंट देती हूँ ना, उस वक्त में जस्ट हाली आई हैव स्टॉप 12 ड्रग्स ऑफ अ पेशेंट जिसकी 22 गोलियां चल रही थी। 4 वीक्स पहले का, 3 वीक्स पहले का पेशेंट है, मैंने बात भी किया अय्यर करके, उसको तिक्तशीर बस्ती ही मैंने दिया है। और जो दूसरा पेशेंट है जिसका 7 GFR है, मैम आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं मालूम मैं शास्त्र के अगेंस्ट हूँ कि क्या हूँ, लेकिन मेरे पास में सिर्फ इतना 15 डेज 14 डेज उन्होंने दिया था, और पूरी तरह से लास्ट स्टेज, मतलब ब्लड प्रेशर 200 रहता है। आप पंचकर्म के मतलब अनाहार पेशेंट है ये सारे, जो भी सर पूछ रहे थे, उस पेशेंट को डील करते वक्त में आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको अंडरटेकिंग देना पड़ता है। जैसे पेशेंट देता है ना, वैसे मुझे मेरे सेटअप में देना पड़ता है। कुछ भी हुआ, मुझे उस सेटअप से पैसा नहीं आता है मैम, मुझे सिर्फ पेशेंट के ऊपर ट्राई करने का और हिम्मत मिलता है, क्योंकि कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, आईसीयू रहता है, कवर रहता है। अगर डिहाइड्रेट हो जाए, जैसे आपने बोला ना मैम, वो हिंगोली का टैबलेट का साइड इफेक्ट नहीं था, वो जो द्रव्य यूज किया गया है ना, वो बहुत बुरी तरह से कुछ तो भी ट्रेडेड मटेरियल रहता है, जो किसी प्रकृति के इसमें सहन नहीं होता है। वो इंडिकेटेड नहीं है कि वो किसी को सूट नहीं करता। आयुर्वेद में ऐसी कोई चीज ही नहीं मैम, मैं बोलती हूँ। लेकिन अगर जो ड्रग स्टैंडर्डाइज तरीके से नहीं बना है, जो अगर द्रव्य, आप सर का ही लीजिए ना, आप सर का क्षीर वाला यूज कीजिए और आप मार्केट का यूज कीजिए, आप नहीं ले पाएंगे 15 ml 10 ml। मैंने ट्रायल मैं करके आपको देखा है बताऊं, लोगों उससे ने। बड़ी बात, मुझे एलर्जी है मसूर की दाल से, और ये एलर्जी कॉलेज टाइम में शुरू हुई थी, थोड़ी थोड़ी थी। तो पहले सिट्रिजिन वगैरह से काम चल जाता था। अभी ये है कि एविल भी खा लूं तो वो भी स्टॉप नहीं कर सकता, पूरी होल बॉडी स्वेल हो जाएगी, इतनी ज्यादा इचिंग होगी कि लगेगा पता नहीं क्या खाया। तो मैं मसूर की दाल मैंने खाना ही छोड़ दिया कि जो चीज अगर आपको नेचर के हिसाब से सूट नहीं कर रही है उस चीज को नहीं खाओ। तो मैंने पता नहीं कितने साल हो गए मैंने मसूर की दाल छोड़ दी है। अब मसूर की दाल में तो कहीं कुछ नहीं लिखा है ना आयुर्वेद में कुछ लिखा है। नहीं मैम, ये क्योंकि कलरेशन दिया जाता है मैम, इस चीज पे मैंने सिंपोजियम्स लिए। लेकिन कैसे है कि यहाँ पे एक गुरु शिष्य परंपरा चल रही है जो आयुष दर्पण पे है, और इस पे हम इतने अच्छे अच्छे केसेस डिस्कस करते, रास्ता मिलता, हम इतने अच्छे प्रैक्टिशनर बनेंगे जो यंगस्टर। अभी यहाँ पे आप आरती मैम की केसेस सुनिए, आपकी केसेस, कांचन मैम की, कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। थैंक्स टू अरविंद सर, थैंक्स टू नवीन सर की ये पैनल दिया है। लेकिन बिलीव करिए, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ आयुर्वेदा। अगर आप आज तो है, सीरियसली मैं अपने बता तो बीच रही में, हूँ तो। आप अपने बीच में झगड़ते रहेंगे ना, आपको कब खा जाएंगे बाहर के लोग और आपको साइड इफेक्ट करके एक साइड पैथी करके छोड़ देंगे। अभी भी साइंस करके नहीं इन्वॉल्व होता है। मेरे पास में आज वही तो। अमेरिका का कॉल आया, या तो हाँ। उन इतनी सारी चैलेंजेस है। अभी सर जो गुरुजी बोले, गुरुजी पे पूरा एक सप्ताह चल सकता है इतना, क्योंकि जहाँ पे भी एक गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का कंसेप्ट है एलोपैथी का, और हाँ हमारे जी, आयुर्वेद का अग्नि करके कंसेप्ट है। हाँ जहाँ जी, पे हाँ भी जी। एलोपैथी ज्यादा चलता है ना मैम, आप वहां पे कडुनिंब, कुटकी और गुड़ूची चलाइए, आपको देखिएगा गुड बैक्टीरिया जोन बढ़ता हुआ नजर आएगा इन इन देयर लैंग्वेज एंड इन आवर लैंग्वेज। जो भी साम पित्त है वो साम पित्त कम होता है, रसायन करके भी गुरुची काम करता है। उसके बाद में तिक्त रसात्मक चीजें जो भी है वो बहुत अच्छी तरह से रक्त धात्वाग्नि का वर्धन भी करते हैं, और पित्त जो रक्तानुगमी हो चुका होता है वहां पे उसका जब दृष्टि रहता है, तो इसकी वजह से आपको स्किन वगैरह के पेशेंट में जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, आप तिक्तशीर बस्ती दे दो, व्यक्त साथ किसी अच्छे ऑयल का दे दो। तो ये जो भी, दिस इज माय एक्सपीरियंस प्रैक्टिस। लेकिन बिलीव कीजिए, शास्त्रोक्त प्रैक्टिस मैंने अरविंद सर का लेक्चर सुनने के बाद में और एनहांसमेंट किया है। तो ट्रस्ट मी, आज सर का मैं दोपहर से चैट देख रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कौन क्या बोल रहा है, मेरे पास में टाइम भी नहीं, कौन पीछे क्या बोलता है, कौन डॉक्टर अनुरिता को नाम रखता है। आई डोंट हैव हेल्थ द टाइम टू थिंक अबाउट इट। लेकिन आयुर्वेद के लिए अगर सच में कुछ करना चाहते हो, जस्ट बिलीव मी, वी कैन डू मिरेकल्स अगर आप आयुर्वेद अच्छी तरह से सीखोगे तो। वंदना मैम है, अंजना मैम है, कामिनी मैम है, इतने दिग्गज दिग्गज लोग हैं हमारे यहाँ पे, आरती मैम, सरोज सर, इन सबके नॉलेज का बेनिफिट लीजिए और आगे बढ़िए ना यार।
मैं ये बोलती हूँ कि ऐसा कौन है कि जो यहाँ पे धर्मार्थ करके काम कर रहा है? कोई नहीं धर्मार्थ करके नहीं काम कर रहा है। कोई नहीं, ऑब्वियस सी बात मैडम है। 4 लेक्चर्स ने छोड़िए मैडम, आप मुझे मेरा एक केस पूछेंगी ना, मैं 4-2 टिप डाल के ना छोड़ दूंगी, और 4 दिन के बाद में कितने लोगों का मुझे फोन आ, मुझे सॉरी पहले बोलना पड़ता है, मैं उनको फोन तक अटेंड नहीं कर पाती हूँ, इतनी केसेस में बिजी रहती हूँ, या इतनी मेरी लाइफस्टाइल में बिजी रहती हूँ। सो प्लीज अरविंद सर, थैंक यू वेरी मच। गलती से अगर मेरे से भी कुछ गलत हो गया होगा तो आप माफ कर दीजिएगा, लेकिन आप सिखाना मत छोड़िए और बाकी चीजों पे ध्यान मत दीजिए। अरे मैम चाणक्य ने बहुत बोला ही है ना, विद्या अर्थ करीच, ये चाणक्य के वर्ड हैं, और जो कौटिल्य ने बोला है उससे तो ऊपर कोई चीज भी नहीं होती है। मैम इकोनॉमी रोज की एक ऐसे ऐसे टॉपिक निकलते हैं, सर का एक लेक्चर की एक लाइन सुनो ना, उसके ऊपर पूरा एक थीसिस हो जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जो न्यू कमर है उन्होंने ये सोचना चाहिए कि और क्या रिसर्च के लिए मटेरियल होना चाहिए। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैडम पेस्टिसाइड, केमिकलाइजेशन, और जो भी अनस्टैंडर्डाइज हमारा जो प्रैक्टिस है ना, जिसमें हम कंपनी मेड चीजें यूज करते हैं। देखिए कंपनीज खराब नहीं है, लेकिन हर कोई पैसे कमाने के चक्कर में, आप देखिए पहले त्रिफला का कितना अच्छा रिजल्ट आता था, पहले 2 आरोग्यवर्धिनी, 4 हाँ, अब नहीं आता आरोग्यवर्धिनी, मैम, अभी तो 6 मैं 6 त्रिफला 7 लिखना 7। ही छोड़ दिया मुझे मैंने। तो हैरानी होती कि इतनी गोलियां देने के बाद में कैसे रिजल्ट आ रहा है। सो प्लीज उस पे फोकस करिए कि हाउ यू कैन। वो तो है मैम, मैंने बताता रही हूँ, मैंने त्रिफला लिखना ही छोड़ दिया पेशेंट को। आपसे बात मैम मैम आपने गुरुजी के बहुत अच्छे यूजेस बताए। मैंने अपने एक पेशेंट में पर्सनल यूज किया था। पेशेंट वेरिकोज वेन के लिए आया था, उसको मैं बस्ती देने वाली थी, बट रेगुलर पंचकल पे टाइम पे मैंने जब उसका बीपी देखा और उससे पूछा तो बोला मेरा हमेशा शूट आउट रहता है बीपी, और उसका ऊपर का 150 बीपी और नीचे का करीबन 110 या 120 तक भी कभी कभी हो जाता था। तो उसमें सिर्फ मैंने 5 दिन मैम मैंने गुरुजी सिद्ध शीत बस्ती दी थी और पेशेंट का बीपी एकदम नॉर्मल हो गया था, और उसके बाद भी ड्यूरिंग पंचकर्म कभी उसका हाई नहीं हुआ और उसके बाद भी नहीं हुआ। तो मैम गुरुजी के सीरियसली साथ इट इज क्या अ मैडम किया था प्लीज जरा मैडम मैं बताइए। यही बोल रही हूँ, ये मिरेकल करने का राइट, टाइम है। हमारे पास में करेक्ट, एक ऐसा स्टिक है अरविंद सर करके, कि जिसके भरोसे हम कोई भी केस ले सकते हैं। मैडम आप बिलीव हाँ नहीं करेंगे, मैंने अभी वो जो 7 GFR जिसको ट्रांसप्लांट भी इंडिकेटेड है लेकिन उसका हो नहीं रहा है, उसको मैंने एक दिन बस्ती दिया है तिक्त क्षीर का, दूसरे दिन दिया है क्षीरबला का, तीसरे दिन दिया है जो अपनी फेर है ना, फेर बजेड़ी, उसके अंदर तिक्त सिद्ध घृत और गोक्षुर घृत सिद्ध करके दिया है। और मैन यू वोंट बिलीव इट, उसकी 4 महीने जो यूरिन बंद थी वो आज 21वां दिन चल रहा है, मतलब 7 दिन पहले और अभी 7 दिन नहीं, शायद 17वां दिन, उसकी चम्मच इतनी यूरिन निकल रही है मैम, और 200 बीपी सुपर्ब उसका रहता मैम। है, वो 140। सो यू डोंट नो, यू स्टडी ऑन टू दिस। मैं तो आज भी, मुझे स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है मैडम, मुझे लेक्चर सुनने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। मुझे आई फील एनवी अबाउट यू पीपल कि आप डिस्कशन कर रहे होते हो, मैं कान में डाल के पेशेंट देख रही होती हूँ। इट्स अ हाँ होता है। वेरी गुड प्लेटफॉर्म, यूज इट। अभी आकांक्षा मैम की एक सीनियर है, वो कुछ बोलना चाहती हैं। आकांक्षा मैम की सीनियर मैम, कृपया बोलिए। गुड इवनिंग सर, आपके लेक्चर्स रियली बहुत ये होते हैं, एंथुजियास्टिक भी हमारे में अंदर पैदा करते हैं कि नई चीजें सीखते रहो और अपने आप को प्रूव करते रहो। हमें हर बार में प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आज भी मैंने जब मैम जो कह रही है वो बहुत सही कह रही है कि हमें बहुत ज्यादा इसमें इनोवेशंस लाने की जरूरत है इस चीज के लिए, कि आयुर्वेद को मॉडर्नाइजेशन भी किया जाए अपने पुराने सिद्धांतों को न छोड़ते हुए। यस यस। और हमें हमारे जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनका जो पूरा ये व्यवस्था BAMS का जो किया गया है उसमें भी संशोधन करने की जरूरत है पूरे। यस मैम। क्योंकि इन बच्चों को मैं देख रही हूँ, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स भी आते थे सीखने के लिए, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये तक नहीं पता होता है कि दोष धातु होते क्या हैं। अगर ऐसे आज के बच्चे निकल रहे हैं तो आयुर्वेद तो बहुत ज्यादा खतरे में लगता है। कभी कभी डर भी लगता है कि ये बच्चे आगे क्या पता ब्लंडर करेंगे। मैडम आपने बहुत सही टॉपिक निकाला, 5 साल के बाद में इतना सैचुरेशन होगा और किसी को भी आयुर्वेद नहीं आता होगा जो अभी फ्रेश आउट पास आउट हो रहे। मैंने मेरी बैच को कंपलसरी बोला है 5th ईयर के बाद में आपको ये वाला, मैं जुड़ू रहूं जिंदा रहूं नहीं रहूं, लेकिन आयुष दर्पण ज्वाइन करना। मेरी सारी लिंक्स मैं मेरी स्टूडेंट्स को भेजती हूँ। मैंने भी काफी लोगों को स्प्रेड किया है कि प्लीज आप ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें और सीखें। बच्चे मर्म पॉइंट्स तक इतने गलत दबाते हैं कि एक का किसी का तो मेरे पास एक आया था, बोले ये डॉक्टर के पास गए, हमने उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे और पूरे अटक गया था उनका लिटरली हैंड। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि कभी कभी हमें, और इसीलिए आज भी मुझे एक एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा कि मैम आप ये चीज प्रूव करके दिखा सकती हैं, आपकी संहिता में कहाँ दिया है। तो कई बार हमें उस चीजों को भी ढूंढनी पड़ जाती है कि उनसे हमें बहस कर रहे हैं तो कैसे करें। वो तो मैम आपको राइट मैं मैम, बताऊं, राइट। एक मेरा दोस्त है कार्डियोलॉजिस्ट है, उसने मेरे से एक बार, मेरी उसकी लड़ाई सिर्फ इस बात से हो गई, कह रहा तुम लोग गोमूत्र और गाय के गोबर से इलाज करोगे चूरन चटनी वाले,
मैंने कहा ठीक है, मतलब मैंने कुछ बोलती नहीं। गॉड ग्रेस 5-6 महीने बाद उसकी वाइफ को फैटी लिवर हो गया, तुरंत मेरे को टेक्स्ट किया, डॉक्टर साहब बताइए क्या देना है। हम कहे क्यों? हमने कहा दे दो ना, हम लोग तो चूरन चटनी वाले हैं। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2019 की बात है। तो अभी भी उधर में एलोपैथी वाले अभी भी इस तरीके से समझते हैं, और जब अटकते हैं तो पूछते हैं कि मैम आप बताओ क्या देना है, तब देते नहीं है अपने घर वालों को एलोपैथी, तब नहीं, मेरे आयुर्वेदिक चाहिए पास था। खुद न्यूरोसर्जन के फादर हैं जो नीमंस में न्यूरोसर्जन है, उनके फादर एंड मदर मेरे पेशेंट हैं, जो कि आई और उन्होंने सामने से बोल के भेजा कि मैम के पास आप डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए जाइए और कहीं मत जाइए, वो है। और मैंने अभी 2 लोगों की इसकी बीपी की दवाई बंद कराई है, तो एलोपैथिक वाले मुझसे झगड़ा कर रहे हैं कि मैम आपने क्यों बंद करवा दी, जबकि अगर नॉर्मल आ रहा है आयुर्वेद से तो हम क्यों नहीं उस पेशेंट को कंटिन्यू करें जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैम वो चलाकर छोड़ देते हैं। मेरे पास ऐसी पेशेंट्स भी आई हैं जो लो बीपी क्यों है, क्योंकि वो 20 साल से एलोपैथी के मेडिसिन खा रहे हैं, और बोला नहीं चाहिए अगर हम कहें कि पेशेंट का ध्यान रखने को, 20 साल में उन्होंने कभी नहीं ध्यान दिया कि पेशेंट का बीपी कितना है। इतनी वही मैम, लापरवाही वो लोग भी खूब अच्छे से करते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट बहुत आए हैं, इन सबको मैं बोलना नहीं चाहती हूँ कि होगा कि ये एलोपैथी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो लोग भी एक बार अपनी मेडिसिन चला देते हैं तो बस वो चलती रहती है। पेशेंट 20-25 साल से खा रहा है और बाद में उसका बीपी लो होकर के उसको और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट्स भी देखा है मैंने। इसलिए हमें अपने नॉलेज को एकदम सोफेस्टिकेटेड वे में प्रेजेंट करना आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अरविंद सर तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। मैं भले एक साइलेंट मेंबर रही हूँ, आज ही मैं बहुत एक्टिव रूप से आई हूँ क्योंकि आज मेरी ओपीडी थोड़ी फ्री है, तो मैं इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, नहीं तो मैं बहुत साइलेंट में सिर्फ ये सुनने का काम करती हूँ। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप आकांक्षा मैम की सीनियर थैंक यू है। मैम। थैंक यू सर, थैंक यू आप सो बोला मच करिए प्लीज। जी, ये मुनीष Thank- शर्मा मैम ने हैंड रेज किया और आशा मैम ने भी। आशा मैम कहाँ गई? मुनीष शर्मा मैम, आप दोनों कुछ बोलिए। जी सर, इतना अच्छा डिस्कशन चल रहा था तो मैं तो जी प्रणाम। पहले आशा मैम कंप्लीट कर दीजिए आप। नहीं, मुनीष मैम को बोलने दीजिए। मुनीष मैम आप बोलिए। कोई बात नहीं, आशा मैम आप भी बोल सकते अभी हैं। पहले आप कोई भी बोलिए। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। इट वाज रियली ग्रेट डिस्कशन, और डिस्कशन में जो जो एक एक पॉइंट डिस्कस हुआ है ना, दैट इज क्वाइट रेलेवेंट, और ये हमने कभी ना कभी टेस्ट किया हुआ है। तो इट वाज रियली वंडरफुल, अनुरिता मैम एंड अदर मैम आल्सो। सर मेरी क्वेरी थी, जैसे मैंने लिखा भी था कि मेरा एक ना आईबीएस का पेशेंट है, बेसिकली उसको आमद ग्रहणी है। तो अभी उसकी एक नई कंप्लेंट ये थी कि उसका पेट हमेशा फूला रहता है। जैसे आम पाचन दिया, आम पाचन के बाद उसको लूज मोशंस हो गए। तो सर उसको करने के लिए मैंने कहीं ना कहीं कुछ क्या सोच के ये सोचा कि मैं उसको संजीवनी बटी देती हूँ, एक सुबह एक शाम। तो मेरा डाउट था कि क्या मैं उसको आम पाचन का डोज ज्यादा नहीं हुआ होगा, थोड़ा कम कर दीजिए। सर आम पाचन मैंने उसका कम कर दिया है, एक सुबह एक शाम कर दिया है, और उसके साथ मैंने आरोग्यवर्धनी दे दी है बिफोर मील। बराबर। ठीक है। और सर मैंने खाना खाने के बाद उसको जो है ना फिर दिया है एक संजीवनी बट्टी की, एक सुबह लेना। ग्रहणी के सिम्टम में तो पंचामृत परपटी भी दे दीजिए कोई आशा वरिष्ठ के साथ। अच्छा सर, मैंने उसको दिया है जीरकार्यरिष्ट दिया है, और मैंने सर उसको जो है ना एक और दिया था, आई थिंक फलत्रिकादि दिया है बाद में। और आप ये बताइए सर, संजीवनी बट्टी दे सकते हैं इस स्टेज में कि अभी नहीं देनी चाहिए? अतिसार जैसे कंडीशन है, ग्रहणी रोग है तो दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। और सर उसमें मैंने सर सूर्यशेखर रस दिया है पेशेंट तो को। लघु सूर्यशेखर दीजिए ना ग्रहणी रोग में, क्योंकि ग्रहणी रोग कौन सा बीमारी है? अम्लधर्मी व्याधि है और कफज बताते हैं, तो उसमें लघु सूर्यशेखर क्षारधर्मी है। यस सर। सर मैंने सोचा तो लघु सूर्यशेखर था, लेकिन मेरे पास लघु सूर्यशेखर है नहीं सर। शुंठी और गैरिक का तो मिलता है मार्केट में, नॉर्मल वाला भी मिलता है लघु सूर्यशेखर। अच्छा ठीक है सर, तो मैं वो देती हूँ। हाँ। तो मुझे, क्योंकि मैंने संजीवनी बट्टी पहले कभी यूज नहीं की है, तो बहुत मुझे अच्छा थोड़ा दवाई है सा। मैम, संजीवनी बटी एक एक गोली दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा ना? ज्यादा देने पे हर दवाई का साइड इफेक्ट आता है, एक एक गोली से नहीं आएगा। तक्र के साथ देंगे तो रिजल्ट आएगा। यस सर, मैंने एक एक गोली ही दी है और तक्र के साथ दिया है, और उसको यही बोला है कि डेली अपडेट लेते रहिए कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। ठीक है सर, वो फीडबैक मैं लेती रहूंगी। जी ठीक सर। है। हाँ ठीक है, आशा थैंक यू मैम, सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। आशा मैम, शशि मैम कुछ बोलिए। आशा मैम आप कंप्लीट कर ही दीजिए।
हाँ जी सर, तो सर ये सब में बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था। तो उसमें ये एक पॉइंट आया था कि कैंसर में हम दे सकते हैं, जैसे सरोज सर ने बताया कि गिलोय, नींब, तुलसी और दो थे कुछ, क्या द्रव्य थे सरोज सर, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। एक एलोवेरा था। एलोवेरा था, हाँ एक एलोवेरा था और एक गेहूं पांचवा का कुछ था। ज्वारा, गेहूं का ज्वारा, गिलोय, गेहूं का नीम। ज्वारा, राइट। हाँ, तो इसमें मेरा क्वेरी था कि आजकल बाम्बू शूट्स का भी काफी चला है, और बहुत पहले भी मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था कि बाम्बू शूट का भी इसमें कैंसर में काफी अच्छा, मतलब एंटीऑक्सीडेंट और सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए काफी अच्छा यूज किया जाता है। तो इसमें जी। किसी का शास्त्रोक्त अनुभव है तो प्लीज शेयर करिए, क्योंकि मेरे पास आज ही बाम्बू शूट्स अवेलेबल हुआ है। हम लोग एक जगह पे घूमने गए थे हिल्स पे, तो वहां पे वो लोग फ्रेश बाम्बू, तो मैंने लिए हैं थोड़े। तो इफ देखिए आशा मैम जहाँ भी जाती है कुछ ना कुछ सीख के लाती हैं कि ये बाम्बू का जो पांचभौतिक के अनुसार ये समझ में आता है कि ये काफी लंबी घास होती है बाम्बू। तो इसमें आकाश महाभूत का गुण बहुत ज्यादा होता होगा, ऐसा करके तो इसमें सूक्ष्म गुण बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाते सर, नहीं सर, एक्चुअली इसके साथ में ना इसके रूट्स काफी नीचे नीचे जाते हैं, रूट्स पे भी इसका रहता है। हैं। रूट्स नीचे जाते हैं। थिंक हाँ, ये जो रूट जैसे काम करते हैं ना बनियन रूट्स, हम लोग जैसे न्यू सेल्स के ग्रोथ के लिए या फिर वायु का प्रकोप कम करने के लिए करते हैं, इस प्रकार से इसका भी कुछ गुण रहता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, तो जैसे अनुरिता मैम कह रही कि रूट्स काफी नीचे जाते हैं, तो इसमें पृथ्वी महाभूत का गुण बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया। फिर इसकी ये लार्जेस्ट ग्रास कही जाती है तो काफी ऊंचाई तक जाती है, इसमें आकाश महाभूत का गुण बढ़ा हुआ है। तो आकाश और पृथ्वी महाभूत के गुण बढ़े होने की वजह से आकाश महाभूत का गुण बढ़ा है, तो ये सूक्ष्म स्रोतस गामी हो गया, अंदर तक पेनिट्रेट कर। राइट, और फिर पृथ्वी महाभूत की धारण क्षमता है वो बढ़ा देगा। पृथ्वी महाभूत का जो गुण होता है कि तो धारण करता है, तो ये धारण क्षमता भी बढ़ाएगा। न्यू सेल्स को जनरेट करने का भी ये कैंसरस सेल्स होती क्या है कि इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है किसी भी एरिया में। जी, एक नॉर्मल ग्रोइंग स्किन, नॉर्मल ग्रोइंग सेल है, वहीं पे बगल वाली सेल जो होगी उसकी इनॉर्मस ग्रोथ होने लग गई, तो वो कैंसरस सेल्स के नाम से जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इम्यूनिटी बेस्ड रहता है, जो कि डर्मिस लेयर होती है स्किन की, जहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, और वहाँ पे ब्लड में आपके जो सेल्स होती हैं मास्ट, हिपेरिन, हिस्टामिन होती हैं। तो जो मास्ट सेल्स के अंदर हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन होता है, तो हिपेरिन एंटीकोगुलेंट का काम करता है, हिस्टामिन जो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, एंड सीरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, एंड हिस्टामिन वैसो डायलिटेशन का काम करता है। तो इन तीनों सेल्स की वजह से सारी इम्यूनिटी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि हमारा शीत पित्त वाली कंडीशन आती है कि एकाएक ठंडे से गर्म में गए, गर्म से ठंडे में गए, इसी तरीके का खेल करते करते क्या होता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन देन वैसो डायलिटेशन, इस तरीके से होते होते हिपेरिन एंड हिस्टामिन जो होती हैं, सॉरी हिस्टामिन जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और खुजली शुरू हो जाती है। खुजली शुरू हो जाती है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स वहाँ पे प्रेस्क्राइब की जाती हैं। तो ये शीत पित्त की संप्राप्ति इस तरीके की बनती है कि ठंडे से गर्म किसी भी ऋतु में ऐसा अगर जो करेंगे तो ऐसा हो जाएगा शीत पित्त। फिर कोठ जो होता है, कोठ केवल वर्षा ऋतु में होता है। वर्षा ऋतु में जो कोठ होता है वो क्यों होता है कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप हुआ हुआ रहता है, तो यहाँ पे पित्त कफत संप्राप्ति बनती है। तो यहाँ पे वात का कोई रोल, पित्त कफत संप्राप्ति बनती है क्योंकि पित्त का संचय काल है और वात का प्रकोप हुआ हुआ रहता है। तो यहाँ पे कोठ की संप्राप्ति इस तरीके से बनती है। उदर्द की संप्राप्ति बसंत ऋतु में कफ के प्रधानता की वजह से बनती है। अगर किसी भी पेशेंट में कफ के काल में ही हमेशा खुजली पैदा हो तो ये उदर्द है। किसी को अगर जो वर्षा ऋतु में ही हर साल पैदा हो रही हो तो वो कोठ है। और किसी भी समय ठंडा गर्म का एकाएक अलग अलग सेवन करने से हो रही है तो वो शीत पित्त है। तो ये तो मैं आ गया अलग टॉपिक पे। अब फिर से आते हैं कैंसर पे। कैंसर की जो सेल्स होती है वो इम्यूनिटी बेस्ड होती है। तो यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम का मॉड्यूलेशन
देखना पड़ता है। जो हमारी ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं उनमें भी इनका रोल रहता है, जैसे सोरियासिस हो गई, वहां पे भी स्किन की नॉर्मल ग्रोथ की तुलना में सोरियाटिक सेल्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होती है। तो वहां पे एक तो ये होता है कि ग्रोथ बहुत तेज हो रही है, दूसरी शेडिंग नहीं हो रही है। स्किन की एक नॉर्मल शेडिंग जो होनी चाहिए एपिडर्मिस से 5 लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस की मॉडर्न साइंस के हिसाब से, स्ट्रेटम कॉर्नियम ल्यूसिडम ग्रेनुलोसम स्पाइनोसम एंड जर्मिनेटाइवम, और इसके नीचे डर्मिस की 2 लेयर होती हैं। ये मॉडर्न ने भी माना है कि 7 लेयर स्किन की हैं और आयुर्वेद भी मानता है 7 लेयर स्किन की हैं, तो दोनों का कोरिलेशन यहाँ पे हो जाता है। डर्मिस में हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहां से सारा इम्यूनिटी का खेल शुरू होता है। तो सारी की सारी जो कैंसरस सेल्स कैंसर की पैथोलॉजी पैदा हो रही हो, ये ऑटो इम्यून डिसीज जैसे सोरियासिस है उसकी पैथोलॉजी पैदा हो रही हो, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इम्यूनिटी रहता है बहुत हद तक। तो यहाँ पे हमने इसको नॉर्मलाइज करना होता है। तो कहीं ना कहीं रक्त शोधक या रक्त पाचक का हमको यहाँ पे बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा, जो कि गुडुची कर रहा है या हमारा ये गिलोय कर रहा है। गिलोय को योगवाही क्यों कहेंगे कि योगवाही ये सूक्ष्म स्रोतोग्रामी हो जाता है, इस वजह से ये योगवाही एक्शन प्ले करने लग जाता है। किसी भी ड्रग के साथ इसका योगवाही इफेक्ट हो जाता है। जी बहुत अच्छा बताया आपने सर। जी डॉक्टर सर, बहुत शशि जी, बढ़िया बताया। हाँ शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं और सिंपल मैम कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ जी सर, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, अगर आम पाचन खाने पर भी मान लो 10 टैबलेट पर भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो इट मीन्स कि उसके साथ लग्जेटिव लेने की जरूरत पड़ रही है। इट मीन्स आम इसका पाचक का क्या मतलब डोज बढ़ाना? आम पाचक तो आम पचन करेगा, वहां पे इंटेस्टाइन में रुक्षता कितनी बड़ी है, तो वहां स्नेहन होना चाहिए, या तो बस्ती दीजिए या घी पिलाइए। ओके सर, थैंक यू सर। मैम अनुमान में हमेशा घी या तेल जरूर देना चाहिए। आप चाहे आम पाचन दे रहे हो 2-3 दिन दे रहे हो, उसके बाद मैं तो हमेशा अनुपान में घी या तेल का कोई भी प्रिपरेशन पानी के साथ जरूर देती हूँ, या मैं फिर आम पाचन आहार देता हूँ के तो साथ। सबसे पहले घी बोलता हूँ और तक्र बोलता हूँ। मैम कैसे बैम्बू सर, एक बार दोबारा बताइए ये घी वाला सर। क्या 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 बोल रही है मुनीश मैम? जी सर, मैं ये बोल रही हूँ, आपने जो घी का बताया कि आम पाचन के साथ देना चाहिए सर, वो एक बार प्रॉपर तरीका बता दीजिए सर। असली में कोई भी पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, तो हम कैसे आहार विधि विशेषायतन में पढ़ते हैं, स्निग्धम अश्नियात उष्णम अश्नियात, तो वहां पे स्निग्धम अश्नियात को क्यों बोला है? मतलब वहां पे आचार्य लोगों को मालूम था कि स्निग्ध खाने का कितना महत्व है। तो जब भी हम आम पाचन करते हैं ना, तो अग्नि थोड़ा बढ़ जाता है, तो मैं खाने में घी जरूर रखता हूँ, जरूर घी रखते हैं। या फिर अगर उससे भी कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रहा है, तो हम नीचे से बस्ती देते हैं, अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती तेल का। मैम बैम्बू यस सर, सॉरी मैम, ये जो सर घी रखते हैं बेसिकली, जैसे नॉर्मली लोग घी में ही खाना बनाते हैं, चपाती पे लगाते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा कितना घी खिलाना होता है? अभी हमारे सर बोलते हैं कि 50 ग्राम से 100 ग्राम तक देना चाहिए दिन भर में। तो सर उसमें वो मोटा नहीं हो जाएगा? अच्छा, नहीं होगा, बीमार है तो फिर गाय का घी से नहीं होगा मोटा। मैम गाय के घी से नहीं होता मोटा मैम, चाहे 50 ग्राम खा लो। आजकल कितनी सारी बीमारियां बढ़ रही है, ज्वाइंट पेन। सर आम है तो घी तो नहीं देते ना सर अपन? मैंने आम पाचन के साथ कहा, ऐसे नहीं कहा आम पाचन होने के बाद, अग्नि बनने के बाद कहा। अच्छा, आम पाचन होने के बाद में देना है। मतलब आम पाचन आप बता रहे हैं 4-5 दिन के बाद अगर आपको निरामता के लक्षण मिल रहे हैं, तो उसके बाद स्निग्ध द्रव्य देने चाहिए, या तो आहार के तौर पे या फिर पर्टिकुलर कोई भी घृत चला के, घृत कल्पना साथ में चला के, शतावरी घृत, यष्टि मधु घृत, अश्वगंधा घृत, ऐसा कोई भी कल्पना साथ में चलाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। आशा मैम कितने दिन के लिए चलाएंगे ये जो भी घृत कल्पना है? आपका पेशेंट जब तक ठीक नहीं हो पेशेंट जाता के ऊपर डिपेंड है ना मैम। अगर उनका बल बढ़ रहा है, व्याधि में आपको व्याधि मुक्ति के लक्षण मिल रहे हैं या फिर रिलीफ मिल रहा है, तो आप उसके हिसाब से घी की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। जी मैम, और इन केस अगर पेशेंट ये बोलता है कि मैं ये वाला घी नहीं खा सकता, बाहर का फ्राइड खाना है या पूड़ी पकौड़ा खाना है, तो हम बोल सकते हैं उसको? नहीं, वो बाहर वाला तो तेल हो गया ना, वो तो विदाही पदार्थ हो गया। वो तो तेल वाला, तेल जो है वो कैसे है, उष्ण है। मेरा मैम यही कल भी क्वेश्चन था कि अगर आप रिफाइंड ऑयल पेशेंट को अलाउ करते हो और फिर आप कोई भी चिकित्सा, आप चाहे बेस्ट से बेस्ट चिकित्सा दे दो, लेकिन वो आके व्यापक कन्वर्ट करेगा ही करेगा।
फिर वो आपकी चिकित्सा को अगर ब्लेम कर रहा है तो आपको सीधे उनके ऊपर बोलना है कि आप अगर ये सब ऑयल घी वगैरह जो हम इंडिकेट कर रहे हैं वो नहीं ले रहे हो तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें हमारा कहाँ से दोष आता है बताइए। शास्त्रों में भी आपने बताया बिल्कुल गया है कि बिल्कुल जो सही बोला सात्विक मैम है आपने। उस प्रकार से ही घी तेल का या किसी भी आहार द्रव्य का यूज करना चाहिए। अगर हम पथ्य का उनको पालन करने के लिए बोल रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कहाँ दोष आता है बताइए। जी मैम आपने ठीक कहा। बिकॉज क्या है कि कई पेशेंट जो है ना वो थोड़े से बहस में आ जाते हैं। वो बोलते घी तो खाना है तो हम अपने टेस्ट का घी खाएंगे, हम फिर ये वाला घी क्यों खाएंगे, इसलिए नहीं मैंने मैम, पूछा उनको मैम। बोल भैंस का देना खा रहे है होंगे। अगर आपको अपने टेस्ट का ही खाना है तो आपको रोग को बढ़ाना है तो बढ़ाइए। हम अपनी फीस ले रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको ठीक करने की। अगर आपको ठीक होना है तो ये पथ्य का पालन करना है। जी मैम, थैंक यू मैम। आशा मैम, कल भी ये जी। टॉपिक निकला था, आपको करडई मालूम है? हमारे महाराष्ट्र में मिलता है हाँ, करडी करडई। करडी का ऑयल, हाँ। उसका मैम क्रूड ऑयल मिलता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। और रिफाइंड ऑयल तो सीरियसली बंद होनी चाहिए। जो कल बातें चल रही थी उस इसमें जो भी जिस देश का है मूंगफली या जो भी, लेकिन उसका तेल बना के जो हमारे महाराष्ट्र में गाण्यावरची तेल बनतात हाँ, वो वो चीज कोलू का अच्छी तेल है। बोलते हैं ना, कोलू की खाने का। जी। हमारे गुजरात में भी काफी जगह मिलता है। मैंने 2-3 जगह पे सर्च किया है। तो मैंने पहले ऑनलाइन मंगाती थी, लेकिन अभी वहां पे मिल गया मुझे एड्रेस। उषा मैम ने दिया है मुझे, तो मैं वहां से एक मंगाऊंगी। सिंपल मैम क्वेश्चन पूछ रही थी। सिंपल मैम। नहीं सर, मैं बैम्बू शूट्स के बारे में बोलना चाहती थी। बैम्बू शूट्स का हाइट इंक्रीज में हाँ भी जी, बहुत वो अच्छा मेरा रोल मेन होता है। क्वेश्चन उसी के बारे में था, सिंपल मैम। हाँ, बैम्बू शूट्स का बहुत अच्छा रोल है मैम हाइट इंक्रीज में। मैंने 1-2 पेशेंट्स में किया है, उसमें रिजल्ट अच्छा मिला है। लेकिन उसका मुरब्बा फॉर्म में छोटे बच्चे लेते हैं, बाकी ऐसे स्वरस देना कठिन हो जाता है उसका थोड़ा सा। हाँ, मैं यही सोच रही थी क्योंकि मैंने आज पर्सनली वो देखा है पर्टिकुलरली, तो काफी हार्ड पोस्चर है उसका। और जैसे आसाम वो में मैंने मिलता है। सब्जी वाले को भी बताया तो उन्होंने बताया कि मैडम आप है ना उसका छिलका निकालिए, हाँ, तब तक उसको छिलके फिर उसके बाद उसकी आलू की तरह सब्जी बना सकते हैं या अचार बना सकते हैं। हाँ, नेपाल सरस में के बारे में काफी तो वो भी प्रेवलेंट श्योर है नहीं ये। थे। नेपाल में ये लोग खाते हैं बैम्बू शूट का अचार। और बैम्बू शूट्स का एक और यूज है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है। तो ऑक्सीडेटिव बहुत अच्छी है, हाँ, ये मैंने पढ़ा ऑक्सीडेटिव है। स्ट्रेस कम करके कैंसर पे काम करता है। अच्छा, बहुत यस अच्छा मैम, रिजल्ट है यस। वैसा। ये मैंने एक हाँ, सरोज पढ़ा था मिश्रा जी गूगल कुछ पे ही। बोल रहे हैं, आप सुनिए। सरोज जी बोल रहे हैं। हाँ जी, वंश भी बाम्बू के अंदर से ही निकलता है। हाँ बराबर। हाँ, राइट राइट। कैल्शियम का रिच सोर्स रहता है, तो कैल्शियम बाम्बू शूट का अगर जो जूस लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं वंशलोचन या कैल्शियम भी हम लोग ले रहे होंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को सर भी हम बाम्बू मेरेसी बोलते हैं ना वंशलोचन को। जी उसकी जो होती बाम्बू है निरेसी बोलते हैं। दूध है उसी को बोलते हैं वंशलोचन। और जो मिल रहा है बाजार में वो असली तो बहुत कम मिलता है। जी, बाम्बू के अंदर से ही वंशलोचन बहुत समझिए, हाई का निकलता है। ज्यादा पंसारी सर ये केमिकल वाला ही मिलता है, असल तो अच्छी किस्मत से ही मिलता है। असली किस्म का पाने मुझे के लिए वहाँ पे रामपुर साइड के हम लोग गांव में गए थे। वहाँ पे ये लोग स्पेशली जो पहाड़ी एरिया है ना, माउंटेन एरिया, वहाँ पे ये लोग उगाते हैं बाम्बू शूट्स। और बोलते हैं कि मैडम काफी सारे फॉरेनर्स भी यहाँ से मंगवाते हैं। जी, एक भीम भास्कर जी कुछ बोलना चाहते हैं, इनका सुन लेते हैं। डॉक्टर भीम जी आप बोलिए, फिर हम सेशन बंद करेंगे। प्रणाम सर। हाँ सर। हाँ सर। सर अभी ये जो वंशलोचन, आपका म्यूट हो गया, आप अनम्यूट करिए सर। भीम जी। हेलो। हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। भीम सर। सर बैम्बू शूट का सर वंशलोचन ओरिजिनल मिल तो जाता है यहाँ पर अमृतसर में, लेकिन कॉस्टली मिलता है सर दूसरे के कंपैरिजन में। जी ठीक है। भीम जी क्या बोल रहे हैं सर? सर आवाज आ रही है सर आपको मेरी? आ रही है, आ रही है। बोलिए बोलिए, खुद ही म्यूट कर रहे हैं आप, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, आवाज नहीं आ रही हेलो। नेटवर्क में। हाँ बोलिए सर। सर जो वंशलोचन है, जो बच्चे छोटे मिट्टी खाते हैं, हाँ तो उन बच्चों को वंशलोचन थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन की मात्रा में दे सकते हैं क्या हम? हाँ दे सकते हैं। ऐसा मुझे किसी ने बताया था। हाँ सर तो दे ये सकते उचित हैं। रहेगा? हाँ उचित रहेगा।
तो सर ये बच्चों के बाद में जाके कोई कैल्शियम की कमी है तो प्रवाल प्रवाल पंचामृत दीजिए ना, वो भी तो कितना अच्छा है, नेचुरल कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं मतलब मिट्टी का सब्स्टिट्यूट के रूप में जैसे हाँ, वंशलोचन दीजिए, गैरिक दीजिए, गैरिक भी अच्छा है। जी जी जी, अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। अभी हम सेशन बंद कर दे क्या, क्योंकि 8 बज गए, 1 घंटा से हम लोग बैठे हैं, फिर इसके बाद में 8:15 बजे मिलते हैं, ठीक है? अभी सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं सर। थैंक यू सभी लोगों को। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर।